नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर वर्ल्ड पेडागोजी टेट एग्ज़ाम। आपको ओल्ड और न्यू क्वेश्चन दोनों मिलेंगे। नए क्वेश्चनों का और पुराने क्वेश्चनों का आपको मिक्सचर मिलेगा। हमारे टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें। बात करें हम क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, इसमें जो है आपको अंत तक वीडियो देखना है और 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। आपको बताना है पहला ऑप्शन विकर्णीय विकास सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, या फिर डी ऑप्शन स्वप्नीय विकास के सिद्धांत को स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक। तो आपको बताना है इसमें सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। समझते हैं हम आगे क्वेश्चन के आंसर को। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में फिर केंद्र से दूर होता है, जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ऐसी संस्था जहां, आपको बताना है ऐसी संस्था जहां प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का, प्रमुख स्थान स्कूल दिनचर्या का होता, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता। तो जो ऐसी संस्था है वो जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरे का। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका आंसर भी समझ लीजिए। क्योंकि स्कूल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। देखिए, देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। डी ऑप्शन तीसरे का आपका सही हो जाएगा। जब आप शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। तीसरे का चौथा जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में प्राप्त हो जाती है। संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेदीगामक। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के में प्राप्त हो जाती है, वो होती है संवेदीगामक। जब वस्तु, ये आपकी जो है पियाजे की पहली अवस्था है संवेदीगामक, जिसमें वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा हो जाती है बच्चे को। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी समझ लेते हैं। संवेदी सामक चरण में बालक अपनी, सामक की जगह गामक है, संवेदी गामक चरण में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगता है। यह चरण अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, देखते हैं हम पाँचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पाँचवा क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डॉट संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्र शिक्षा कार्यक्रम,
मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो जब भी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है तो वो होता है आंसर आपका बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, 5 में का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हम डिटेल में आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बालकों को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि हमारी जो शिक्षा नीति है इसमें जब पढ़ाने की जो क्रिया है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बालकों को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। देखते हैं हम 6वां क्वेश्चन। महीनों डॉट लगा है पहले, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप सभी को बताना है कि कितने महीने के बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 18 से 24 महीने। 18 से 24 महीने में बच्चे छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बोलने लगते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। देखते हैं, 18 से 24 महीने की आयु में अधिकांश बच्चे 2 या 3 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप सभी को जो है अच्छे से देखते जाना है। कोई भी अगर समझ में नहीं आता है तो रुका के आप देख लीजिए, समझ लीजिए उसको, क्योंकि जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं हमारे जो सभी स्टेट में जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जा रहे हैं। हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई, आपको बताना है गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टैन के द्वारा या टर्मन के द्वारा। तो जो बुद्धि लब्धि या IQ की जो अवधारणा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है स्टैन महोदय के द्वारा। 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझते हैं हम डिटेल में ऑप्शन को। 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IQ पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द, किससे? जर्मन शब्द, और इसका जो फुल फॉर्म है IQ का, इंटेलिजेंस क्यूसेंट से हुई, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा सन 1912 में किया गया। तो ये आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सृजनात्मकता को अवधारणा से की संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को अवधारणा से की संबंधित माना जाता है, किससे संबंधित माना जाता है? द्रव्य बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच या विविध सोच। तो जो सृजनात्मकता है वो सभी लोग जानते हैं कि किससे होती है? विविध सोच। 8वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की डिटेल में देखते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विविध सोच ही सृजनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके कारण बालक विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेता है। देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। आपको बताना है ध्वनि संबंधी, व्याकरण संबंधी, वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक। तो 9वें का आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्वनि संबंधित। आप अपने आंसर जो है टिक करते जाइए और अपना स्कोर चेक करते जाइए। ठीक है, आपको अपना स्कोर 30 में 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। जिसके 25 क्वेश्चन सही होते हैं उसकी बाल विकास ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसका डिटेल में आंसर। ध्वनि संबंधी नियम किसी विशिष्ट भाषा का वह परिवर्तन या विकार
जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल एवं विशिष्ट दशाओं में होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत। बताना है 10वें क्वेश्चन का आंसर। 10वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। 10वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे दो या दो से अधिक राज्य आपस में अपने मध्य शासकीय भाषा निर्धारित कर सकते हैं। ये आपको बी ऑप्शन का उदाहरण। 11वां ऑप्शन देखते, 11वां प्रश्न है उसको देखते हैं। 11वां ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है वह उपयोग करता है। रवि उपकरणों की मरम्मत करता है वह उपयोग करता है किसका? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। तो आपको जो क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको वेरी इम्पोर्टेंट है, सभी आपको देखना है, अंत तक देखते रहेंगे तो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे और पुराने क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो हमारे सभी टेट में आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुमानी विधि। अनुमानी विधि का उपयोग कर रहा है, उपकरणों की मरम्मत करता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आंसर देखते हैं इसका। इसमें अनुभवों एवं लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारणों को ज्ञात कर सुधार किया जाता है। अर्थात किसी बात को जानकर किसी दूसरी बात के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमानी विधि कहलाता है। जब तक हम दूसरा कोई काम करते हैं उसका अनुभव नहीं होगा, यह सभी बताया गया है। तो अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है। वह उपयोग किसका करती है बताना है आपको। कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारक विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। सी ऑप्शन आपका 12वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसका आंसर डिटेल में। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि एक अनुसंधान की विधि है। इसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समझते जाइए अब, और क्वेश्चन को लगातार एंड तक देखते जाइए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। जहाँ समझ में नहीं आता है उसको आप दोबारा से देखिए। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन कैसा है। लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन लैंगिकता एक सामाजिक बात अवतरण है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जो डिटेल में देखते हैं, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है क्योंकि जिस शब्द से
समाज स्त्री व पुरुष के बीच भेद करता है वही उनकी सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता कहलाती है। देखते हैं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों से कुछ हरण है। कैसा है? परीक्षा के उत्तर पत्रों की मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड, उसी को रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो आपको बताना है 14वें का आंसर। तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि की आकलन की गणन विधि। चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 14वें का। देखते हैं हम डिटेल में आंसर को। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, इसमें अधिगमकर्ता द्वारा अर्जित ज्ञान अथवा किसी कौशल में निपुणता का आकलन होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो आपको बताना है 15वें क्वेश्चन में, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो जो 15वें का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बाल विकास का सबसे बड़ा ऑप्शन। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में 15वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप डिटेल में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का सरलता से आकलन कर लेता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? जो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं किस पर आधारित हैं? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, समता एवं समान अवसर। 16वें का बी आंसर जो है सही हो जाएगा, समता एवं समान अवसर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं डिटेल में। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। तो जो किया गया है वो किया गया है 2016। ठीक है, बहुत याद रखना है। 17वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल में समझते हैं इसको। दिव्यांगों की विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित किया गया। तो ये आपको डिटेल याद रखनी है सभी क्वेश्चन की। देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। विविधता अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। बच्चों के समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो आपको बताना है 18वें का सही आंसर।
तो सही आंसर हो जाएगा 18वें का बी ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। तो आपको जो है क्वेश्चन को सही से देखना है, फिर टिक करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाया जा सके। तो ये जो डिटेल में आपको आंसर बताए जा रहे हैं, इसलिए बताए जा रहे हैं कि क्योंकि उसके आपको आंसर और उसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको आप समझते जाइए। देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 18 वर्ष के लिए। 19 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम और देखते हैं 19 का डिटेल में। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मापदंडों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो ये आंसर आपको दिव्यांगजन में इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है और पढ़ना है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। किस तात्पर्य से है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो आपको बताना 20 का आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना 20 में का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हम डिटेल में। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना में सीखना किसी एक व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं है, बल्कि यह विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। तो आप समझ गए होंगे। देखते हैं हम 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित हैं। बताना है केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान या समायोजन। तो जो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, संज्ञान बोध। 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 का क्वेश्चन, संज्ञान बोध यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानार्जन और बोध से संबंधित है। इनमें चिंतन, स्मृति, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, योजना आदि समाहित करते हैं। देखते हैं हम 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं,
तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। तो 22 का आंसर जो आपको बताना है, 22 का जो आंसर हो जाएगा, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहते हैं मूर्त सोच। मूर्त सोच। 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। मूर्त सोच यह ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। तो आप डिटेल भी बहुत अच्छे से समझते जा रहे होंगे, उम्मीद है, और ऐसे ही समझते रहेंगे तो आप किसी भी टेट में अपने पेपर को क्रैक कर जाएंगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में अंत तक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको वीडियो समय पर मिल सकें। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन अनुदेशन। तो आप सभी को बताना है 23वें का आंसर। तो जो 23 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभेदी अनुदेशन, पहला ऑप्शन। 23 का पहला ऑप्शन हो जाएगा विभेदी अनुदेशन। बढ़ते हम देखते हैं इसका आंसर डिटेल में। विभेदी अनुदेशन या शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक छात्रों के मतभेदों के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाते हैं ताकि सभी छात्र सर्वोत्तम रूप से सीख सकें। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। बताना है आपको आंसर। अधिगम ग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। तो इसका जो 24वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामान्यीकरण। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24 का। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं इसका डिटेल में आंसर 24 का। सामान्यीकरण का सामान्य अर्थ होता है अनुक्रियाओं का फैलाव, अर्थात समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। देखते हैं हम 25वां क्वेश्चन। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। जनजोग एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका मानना है संज्ञान और भाव होते हैं। कैसे होते हैं? अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतः संबंधित, एकीकृत। तो 25 में का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकृत। डी ऑप्शन आपका 25 में का सही हो जाएगा। देखते हैं हम डिटेल में इसको समझते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक प्रतिरूपण विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस विधि द्वारा बालक किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की नकल कर आसानी से सीखते हैं। देखते हैं हम स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। वो बताना है आपको कौन सी शिक्षण विधि कर रहा है। अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या प्रतिरूपण। तो 26 में का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवलोकन। पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अवलोकन, उसको देखकर अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 26 का डिटेल में आंसर। उनका व्यवहार समस्या विश्लेषणों के संबंध में सतर्कता प्रदर्शित करता है क्योंकि समस्या का समाधान सतर्कता के द्वारा ही उचित ढंग से संभव है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे
समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या करता है? चौकस, सतर्क, निवर्तमान या निरंकुश। तो जो इसका जो सही आंसर हो 27 में का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, निरंकुश। 27 में का डी आंसर सही हो जाएगा, निरंकुश। देखते हैं इसका डिटेल में आंसर। तार्किक सोच वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निष्कर्ष निकालने के लिए निरंतर तर्क का उपयोग करता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। बताना है आपको। पहला ऑप्शन सृजनात्मकता, सौंदर्यबोध, अमूर्त या तार्किक। तो इसका जो 28 में का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला आंसर, सृजनात्मक। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। वो कैसा बच्चा है? सृजनात्मकता बच्चा है। 28 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हम डिटेल में। संयोजन, श्रवण, नृत्य, स्पर्श तथा गतिबोधक उपचारात्मक अध्यापन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। देखते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक जो बने रहे उनके लिए धन्यवाद। आप वीडियो को निरंतर ऐसे ही देखते रहिए। आप वीडियो को देखते रहेंगे, आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे देखने को। और जो प्रश्न आप एक बार इसमें देख लेंगे उसको आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बार बार अगर वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और बार बार वीडियो देखने से आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखते हैं 19 का क्वेश्चन नंबर 19। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता। क्या कहा जाता है? हमारे सभी शिक्षक शिक्षिका बताएंगे कि क्या कहा जाता। ए ऑप्शन ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो बताइए आप कौन सा सही है? तो 29 में का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 29 में का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हम डिटेल में 29 में को। डिटेल में देखते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य। डिटेल इतना ही दिया गया है आपके वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? गतिबोधक, प्रत्यक्षीकरण, कर्णकोटर, अवलोकन। तो 30वें का सभी को आंसर जो है बताना है और सही आंसर टिक करना है आपको। कमेंट करके बताना है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसको? टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म को। दिस इज DC पटेल फ्रॉम टीचर वर्ल्ड। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को लगातार देखने के लिए धन्यवाद। आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।